मोस्टली बच्चे हर एक अनुस्वार को ना समझ लेते हैं, जबकि सिर्फ ये जो त वर्ग त लगा हुआ है, त वर्ग के कारण न की साउंड आ रही है। ना कि चंचल में अगर है तो चंचल में न की साउंड नहीं आ रही, गंगा में न की साउंड नहीं आ रही, गंभीर में म की साउंड आ रही है, न की नहीं आ रही। इसलिए इस बात को समझो कि हर अनुस्वार न नहीं होता, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इनके ऊपर प्रैक्टिस करें तो ताकि हम संधि को अच्छे से समझ सके। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए नासिक के व्यंजन के बारे में डिटेल में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि हम जब संधि करते हैं या संधि विच्छेद करते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी चीजें सीखनी होती है। इसके लिए संधि को जोड़ना और विच्छेद करना, और स्पष्ट रूप से जब हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सीखते हैं, तब उसके लिए हमें वर्णों का वर्गीकरण सीखना बहुत जरूरी होता है। वर्णों को कैसे बांटा गया है, या उसमें कौन सा स्वर लगा है, कौन सा व्यंजन आया है, कौन से व्यंजन को कौन से वर्ग में से लिया गया है, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आज ऐसे टॉपिक को लेकर आई हूँ जिस पर सबका ध्यान बहुत कम जाता है, वो है नासिक के व्यंजन होते क्या हैं। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अगर तब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर जरूर जाएं, ऑल को टच करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो अगर पसंद आए तो अच्छा से कमेंट भी करें, और साथ साथ शेयर जितना हो सके शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। वे कमेंट में ये जरूर लिखें कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा पार्ट अभी तक समझ नहीं आया था वो अब समझ आया है। तो ये बात छोटी सी जरूर मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आप तक पहुंचता है, मेरे बच्चों तक पहुंचता है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन बहुत ही आसान तरीके से हम समझते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन है, हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है वो नासिक्य होता है। जैसे कि क वर्ग का पांचवा वर्ण ये है ङ, और च वर्ग का पांचवा वर्ण है य, और ट वर्ग का पांचवा वर्ण है ण, ट वर्ग का पांचवा वर्ण है न, और प वर्ग का पांचवा वर्ण है म। ये सभी नासिक्य कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जो साउंड है, जो आवाज है, वो नाक से भी निकलती है। क्योंकि इनका जो वर्गीकरण, जो उच्चारण स्थान है वर्ग के आधार पर, वो तो है ही, साथ में ये नासिक्य भी हैं। जैसे कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसी तरह से इनका नासिक्य भी होता है। च वर्ग का तालु होता है उच्चारण स्थान, तो इनका नासिक्य भी होता है। यानी ये जो पांचवें वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान दो होते हैं। एक तो वर्ग के अनुसार जो बांटा गया, डिसाइड किया गया है, और पांचवा वर्ण होने के कारण ये नासिक्य भी कहलाते हैं। और नासिक्यों को समझना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जब हम अनुस्वार का उपयोग करते हैं, तब अनुस्वार को इनके आधार पर ही डिसाइड किया जाता है कि अनुस्वार में आवाज जो आ रही है वो वर्ण क्या है। जैसे कि हम शब्द लें गंगा, गंगा शब्द अगर हमने लिया, तो इसको अगर हम चाहे, हमें पता नहीं कि गंगा का जो अनुस्वार लगा हुआ है, जो बिंदु लगा हुआ है, वो किस आधार पर लगा है, ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम इसे सही से समझ पाएंगे, तभी हम विच्छेद करने में भी आसानी से इसे कर पाएंगे। विच्छेद करना यानी कि जब संधि करते हैं तब वर्णों को भी विच्छेद करना आना चाहिए, शब्दों को विच्छेद करना भी आना चाहिए। तो अनुस्वार जो है ये किसके स्थान पर लगा है, ये हमें देखना है, क्योंकि अनुस्वार के बाद ग आया है। ग कौन से वर्ग में से लिया गया है? क वर्ग में से लिया गया है। तो यानी क वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो ङ है।
तो ये जो अनुस्वार है ये ङ आया है। अगर हम इसको विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, ग प्लस अ, वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। तो जो विसर्ग है ये ङ है, ये ङ, और उसके बाद फिर से ग प्लस आ। तो हमें पता होना चाहिए कि जो अनुस्वार लगा है वो इसके स्थान पर लगा है। इसी तरह से अगर हम कहें चंचल शब्द लें, चंचल, चंचल शब्द को अगर हम ये तो है हमारे पास कि यह लगा हुआ है, अगर हम इसको अनुस्वार के रूप में बदलते हैं तब ये जो य है इसके स्थान पर हम अनुस्वार लगा देंगे इस तरह से। और अगर हम विच्छेद करते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, च प्लस अ प्लस य, फिर से च प्लस अ प्लस ल और प्लस आ, यानी कि च अ य जो है वो अनुस्वार के रूप में लग गया, और ये च और ल, च य इसको हमने अनुस्वार लगा दिया, और च और ल, यानी कि चन चल, इस तरह से ये शब्द बना अनुस्वार की तरह, अनुस्वार लगाकर। तो अनुस्वार जहाँ जहाँ भी लगा है सबकी साउंड अलग अलग आती है, ये आप ध्यान रखें। सभी अनुस्वार देखने में एक से लगते हैं लेकिन इनकी आवाज़, बोलते समय इनकी आवाज़ अलग होती है। जैसे कि प वर्ग में से ले लें, क्या शब्द ले लें, टंग, जैसे कि प वर्ग में से हमने शब्द लिया गंभीर, गंभीर शब्द है। अब इसको अगर हम विच्छेद करेंगे इनके वर्णों को, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो अनुस्वार लगा इसके बाद जो वर्ण आया है ये कौन से वर्ग का है। सबसे पहले तो ये देखें कि भ लगा है तो इसका मतलब ये प वर्ग का है, और भ होने के कारण इसका जो अनुस्वार है वो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा लिया हुआ है, ग अ, और ये जो अनुस्वार है ये म है, तो हम म लगाएंगे। ये जो अनुस्वार है ये म के स्थान पर लिखा गया है, और हमें मालूम होगा तभी तो हम विच्छेद कर पाएंगे ना। इसलिए भ प्लस ई प्लस र प्लस अ, इस तरह से ग अ ग, और ये अनुस्वार लग गया, और भ और र, ठीक है। इस तरह से हमने फौरन समझ लिया कि भ वर्ण होने के कारण हमें पता है कि ये प वर्ग में से अनुस्वार आया है, इसलिए विच्छेद करते समय हमें पता चल गया कि म जो है वो प वर्ग में से लिया है। प वर्ग भ प फ ब भ म, प वर्ग का ये भ है, इसलिए प वर्ग के पांचवें स्थान को, पांचवें वर्ण को समझ लो और उसको यहाँ लगा दो अनुस्वार के स्थान पर। तो इस तरह से हमें अनुस्वार को समझना बहुत जरूरी है संधियों को समझने के लिए। संधि को समझ लिया अगर, तो आप मैथ्स की तरह आप संधियों को और वर्ण विच्छेद को या संधि करना ये सब आप ठीक से समझ पाएंगे। सबसे पहले जरूरी है नासिक के व्यंजन को समझो। नासिक के व्यंजन कौन, जो अनुस्वार के रूप में लगे हैं वो कौन कौन से व्यंजन आए हैं, किसकी आवाज़ किस तरह से आई है। जैसे कि हम अगर कहें शब्द हम लें पंत, पंत शब्द अगर हमने लिया पंत, तो ये हमें पता है कि ये पंत न तो बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ जाता है, लेकिन इसकी साउंड अगर हम इसको अनुस्वार के रूप में लिखें, ये लिखा हुआ है, तो इसको पंत मोस्टली बच्चे हर एक अनुस्वार को ना समझ लेते हैं, जबकि सिर्फ ये जो त वर्ग त लगा हुआ है,
ट वर्ग के कारण न की साउंड आ रही है, ना कि चंचल में अगर है तो चंचल में न की साउंड नहीं आ रही, गंगा में न की साउंड नहीं आ रही, गंभीर में म की साउंड आ रही है, न की नहीं आ रही। इसलिए इस बात को समझो कि हर अनुस्वार न नहीं होता, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इनके ऊपर प्रैक्टिस करें तो ताकि हम संधि को अच्छे से समझ सके। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो शब्द मैंने लिख दिए हैं इनको विच्छेद करते समय हमें समझ आना चाहिए कि जो अनुस्वार लगा है ये किसके स्थान पर लगा है। तो कंबल, इसको समझने के लिए सबसे पहले अनुस्वार के बाद वाले व्यंजन को हमें देखना है कि ये ब जो है ये कौन से वर्ग में से लिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि प वर्ग प फ ब इसमें आता है, इसलिए प वर्ग में से लिया गया है। तो इसका मतलब है कि अनुस्वार जो है वो म है। तो क क अ और ये म, क्योंकि ब के बाद ब आया है, ब प वर्ग में से है, इसलिए म ब प्लस अ प्लस ल प्लस अ। इस तरह से हमने वर्ण विच्छेद किया और वर्ण विच्छेद करके इसको समझ लें क ब ल। तो क और जो म है ये अनुस्वार बन के इसके ऊपर लग जाएगा और ये शब्द इस तरह से तैयार हो गया कंबल। ठीक है, तो ये कंबल इसमें लग गया। अब आगे देखें कि मंडल में क्या है। मंडल को अगर हम देखें तो इसको ड को देखेंगे, अनुस्वार के बाद ड आया है तो हम देखेंगे ड किस में आता है, ट वर्ग में से है, ट ठ ड ढ ण। तो यानी कि मंडल में अगर हम मंडल को अगर हम विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद करें तो म अ अन जो है ये आ जाएगा ण और ण ड अ और ल और अ। तो हमें समझ आ गया कि म ड और ल। अब म में ण जो है वो अनुस्वार बनकर लगा हुआ है। और अगर हम इसको ऐसे इस तरह से वर्ण विच्छेद नहीं करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम कंगन को अगर हम विच्छेद करके ना लिखें तो अगर हम कहें कि इसको विस्तार से लिखो, कंगन को अगर अनुस्वार ना लगाए तो कैसे लिखेंगे। तो क और जो अनुस्वार लगा हुआ है ये हमें पता करना है कि ये किसके स्थान पर लगा है। तो ये ग लगा हुआ है, ग का मतलब है कि ये क वर्ग में से लिया गया है, क वर्ग में से होने के कारण ये न है। तो इसको हम अगर इस तरह से लिखें अनुस्वार हटाकर तो कंगन हम इस तरह से लिखेंगे ऐसे। और अगर हम संगम लिखें तो यहाँ पर भी ग है तो यानी ये भी क वर्ग में से है, तो इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे संगम। और अगर हम संचय लिखें तो संचय च है तो यानी च वर्ग में से आया है, तो इसको हम य, च वर्ग का पांचवा वर्ण य है, इसलिए हम इसको संचय ऐसे लिखेंगे। यहाँ धंधा आया है तो ये ध जो है वो ट वर्ग में से आया है और ट वर्ग का पांचवा वर्ण न होता है, इसलिए हमें समझ आया कि इसको न अनुस्वार आधा न के स्थान पर आया है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। तो इसको बोलते समय इसकी साउंड से समझ आ जाता है, आवाज से समझ आ जाता है कि ये कौन सा व्यंजन लगा है। जैसे कंगन, संगम, संचय, धंधा, कंबल, म की साउंड आ रही है, मंडल, ण की साउंड आ रही है। इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि अनुस्वार के बाद में जो भी वर्ण आया है उसे देखें कि वो कौन से वर्ग में से आया है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वही अनुस्वार होता है। बस ये ध्यान रखना। और इसके अतिरिक्त अगर ये 25 स्पर्श व्यंजन में से आए हैं तब तो हमें वर्गों का ध्यान रखना है। और अगर हमारे सामने एक शब्द ऐसा आ जाए जो कि जिसका जैसे संसार शब्द लिया हमने,
अगर हम संसार शब्द लेते हैं तो संसार में अनुस्वार के बाद स जो आया ये 25 वर्णों में से नहीं है। तो जब भी 25 वर्णों में से स्पर्श व्यंजन में से अगर यहाँ अनुस्वार के बाद नहीं आया है कोई भी स्वर व्यंजन, तब हम क्या करेंगे, इसको विस्तृत करने के लिए हम जो अनुस्वार लगा है उसकी वो म होगा हमेशा। सम और सार, इस तरह से इसको हम विच्छेद करेंगे। जितने भी इस तरह के होते हैं उसमें अनुस्वार का जो साउंड होती है, अनुस्वार का जो मान होता है वो म के रूप में होता है, म होता है। इसी तरह से अगर हम शब्द लें संयोग, तब यहाँ पर भी य जो है ये स्पर्श व्यंजन में से नहीं है, तो इसका मतलब इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार का म हो जाएगा, सम प्लस योग। इस तरह से हम इसको विच्छेद करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए जो अनुस्वार है वो किसके स्थान पर लगा है। अगर उसको विस्तृत रूप में लिखें तो अनुस्वार के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, ये भली भांति हमें ज्ञात होना चाहिए। अब ये कुछ उदाहरण व्यंजन संधि के लिखे हुए हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें इसके बारे में पता हो। जो नासिक के व्यंजन है इसके बारे में पता होगा तभी हम इसको भी अच्छे से समझ पाएंगे। व्यंजन संधि का विच्छेद रूप दिया हुआ है, इसको अगर हम संधि करके देखेंगे तो सम और गम है। सम में जब भी हम विच्छेद करते हैं संधि में तो अनुस्वार को हम म के रूप में लगाते हैं, लेकिन इसकी साउंड जो है उसके अनुसार ही लगानी है। जैसे सम गम है तो इसको हम जब संधि करेंगे तो हम इस तरह से लगाएंगे, या तो ऐसे लगाएं क्योंकि ग है, ग का 5वां वर्ण ये है, या फिर इसको हम ये अनुस्वार लगाकर बताएं और इसकी साउंड ये वाली आएगी, संगम। अब इस तरह से समजीवनी है तो इसको हम ज के बाद, इसका एक रूप ऐसा होता है कि जिसके बाद जो भी रूप आया है उसका पहला वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो ज आया है च वर्ग में से, च वर्ग का 5वां वर्ण य होता है, इसलिए इसको जब हम संधि करेंगे तो इस तरह से होगा, संजीवनी, संजीवनी, इस तरह से शब्द बनेगा। ये है अहंकार। अब यहाँ पे क आया है तो क का मतलब है कि ये न है, या क वर्ग का है, तो इसको भी हम जब संधि करेंगे तो अहंकार, या तो इस तरह से लिखेंगे या फिर अहंकार। इसको जब बोलेंगे अहं की साउंड जो है वो अंक की ही आएगी, अहंकार। अब ये संभाषण है, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। इसको जब हम संधि करेंगे इन शब्दों की तब ये भा को ध्यान में रखेंगे कि भ प वर्ग में से आया है और इसका 5वां वर्ण म होता है, तो यानी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको हम संभाषण बोलेंगे। इस तरह से इसकी साउंड जब होगी, जब हम बोलेंगे तब संभाषण म की साउंड होगी ये नासिक के वर्णों में से। तो यहाँ पे क्योंकि भ आया है, भ का 5वां वर्ण म है, इसलिए इसकी साउंड बोलते समय सम म की साउंड आ रही है, संभाषण। या फिर इसको इस तरह से लिखेंगे, संभाषण। ये इस बात का ध्यान रहे कि व्यंजन संधि में इन वर्णों का बहुत महत्व होता है। इसकी समझ होगी तभी आप इसको भी संधि कर पाएंगे।